ओके, सो लेट्स बिगिन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो फिफ्थ चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है और इजी से आप लोगों को समझ में आएगा। इंट्रोडक्शन में मैं अपनी लैंग्वेज में आपको इंट्रोडक्शन बता देता हूं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन मतलब होता है कोई चीज बढ़ते जाना, ठीक। ऑलराइट, सो प्रोग्रेशन मींस होता है कोई चीज बढ़ते जाना। एक ऐसा पैटर्न ले लीजिए जिसमें कुछ टर्म्स आ रही हैं, ठीक है। जैसे कि लाइक यहां मैं ले लेता हूं, ऐसे एग्जांपल ले लेता हूं, लाइक 1 2 3 4 5 6 और ये काउंटिंग है, सीधे चलती जा रही हैं। तो इनको मैं बोलूंगा टर्म्स। ये टर्म्स हैं, पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म, पांचवी टर्म, छठवीं टर्म, इस तरह से ये टर्म्स हैं। अब इन टर्मों का निकालूंगा मैं डिफरेंस। जैसे इस टर्म को बोलूंगा मैं A2, इसको बोलूंगा मैं A1, इसको बोलूंगा A3। अब मैं इनका निकालूंगा डिफरेंस। तो डिफरेंस देखिए कुछ इस तरह से निकलेगा। जैसे अगर मैं निकालूं A2 माइनस A1, तो A2 क्या है? A2 है हमारा 2 माइनस A1 क्या है? 1। 2 में से 1 गया, कितना आया? 1। 1 इक्वल्स टू D आ गया, और D यहां पर कॉमन डिफरेंस को बोलते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बेसिकली उन टर्म्स को बोला जाता है या उन नंबर सीरीज को बोला जाता है जिनमें उनका कॉमन डिफरेंस निकाला जाए, डिफरेंस निकाला जाए, मतलब जिसकी सक्सेसिव टर्म्स होती है ना, उसकी प्रेडिसेसर टर्म से माइनस करके निकाला जाए तो वो कॉमन आए। चाहे कोई सी भी टर्म हो, उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की कोई सी भी टर्म हो, तो उसको हम कंसिडर करेंगे कि हाँ ये एक एपी फॉर्म कर रहा है। अब जैसे यहां पर इनको छोड़ दीजिए। जैसे ये मान लीजिए ये 100 के बाद 150, 200, 250 रिस्पेक्टिवली चलता चला जा रहा है, ठीक है। अब इनको मैं नाम दे दूंगा टर्म्स। ये पहली टर्म हो गई तो उसको मैं बोलूंगा A1, दूसरी इस वाली टर्म को बोलूंगा मैं A2, इसको बोलूंगा बिल्कुल सही A3, और इस तरह से चलती जाएगी। तो इस वाली टर्म में से अगर मैं A1 को माइनस करूंगा तो मेरा डिफरेंस कितना आएगा? बिल्कुल सही 50 आएगा। देख लीजिए 150 में से 100 जाएंगे तो 50 बचेंगे। ऐसे ही तीसरी में से अगर मैं दूसरी को माइनस करूंगा, मतलब 200 है ना तीसरी हमारी, तो उसमें से अगर मैं 150 को माइनस करूंगा कितना आएगा? तब भी 50 आएगा। तो मतलब कॉमन डिफरेंस थ्रू आउट सेम आए, तब हम कहेंगे कि वो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। कब हम कहेंगे कि वो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है? जैसे कि मान लो यहां पर मैं नंबर ले लेता हूं 1 3 5 7। अब माइनस करके देखते हैं। 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 2, ठीक। यही 5 माइनस 3 इक्वल्स टू 2, सही है। 7 माइनस 5 इक्वल्स टू 2, यहां तक तो ठीक आ रहा है। यहीं अगर मैं ऐसे लगा दूं 8, अब 1 2 3 4 5, इसकी पांचवी टर्म ये रही, तो इसमें से 8 माइनस 7 करूंगा तो कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए था, तभी इसको एपी मानते। लेकिन यहां पर आ रहा है 1, तो मतलब ये थ्रू आउट इसका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये एक एपी नहीं माना जाएगा, ये एक एपी नहीं है। सिंपल समझिए, ठीक है। जितनी भी टेबल्स होते हैं, नंबर काउंटिंग्स होती हैं, वो सब एपी के अंदर आती हैं क्योंकि उनका कॉमन डिफरेंस सेम होता है, ठीक है। ओके, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, कंसिडर द फॉलोइंग नंबर लिस्ट ऑफ नंबर्स। बताइए कि ये प्रोग्रेशन मतलब ये एपी है कि नहीं। जैसे देखिए ये एपी है, ठीक है, ये एक एपी होगा। 1 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 3 गया 1, सब में 1 1 आ रहा है। इसमें देखिए 100 में से 70 में से 70 माइनस 100 करेंगे कितना आएगा? 30 माइनस का। ऐसे ही 40 में से माइनस करेंगे 70 को, कितना आएगा? 30 माइनस का। ऐसे ही 10 में से माइनस करेंगे 40, कितना आएगा? 30 माइनस का। मतलब हाँ ये भी एक एपी है, ये भी एक एपी है। इसके बाद में इसको माइनस करके देखते हैं, ठीक है। सो -2 माइनस करेंगे -3, माइनस माइनस प्लस हो गया, सो -2 + 3 इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस, सो यहाँ आ गया 1। अब ऐसे इसको देख लेते हैं, -1 और यहाँ लगाएंगे माइनस और -2, माइनस माइनस प्लस, सो माइनस का 1 प्लस का 2 प्लस माइनस माइनस, तो आ गया 1। ये भी एक एपी है, ठीक। इन दिस लिस्ट अबाउ वी सी दैट द सक्सेसिव टर्म्स ऑब्टेन बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म। प्रीसीडिंग टर्म में एक फिक्स्ड नंबर जोड़ने पर जो लिस्ट तैयार होती है, सच लिस्ट ऑफ नंबर्स इज सेट टू फॉर्म एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उसको हम बोलेंगे कि हाँ ये एक एपी बना देगी। जैसे 1 में मैंने +2 किया तो कितना आया? 3। इसमें अगर मैं +2 कर दूंगा तो कितना आएगा? 5। इसमें +2 कर दूंगा तो कितना आएगा? 7। तो इस तरह से मैं कहूंगा कि भैया ये 1 और 3 5 7 ये क्या है? ये एपी फॉर्म कर रहे हैं क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस थ्रू आउट सेम आता है। So an arithmetic progression is a list of number which have each term is obtained by adding the fixed number of term preceding the term except the first term। पहली टर्म को छोड़ के आगे वाली टर्म में नंबर, एक फिक्स नंबर ऑफ टर्म जोड़ना
और फिर उससे नंबर बनते जाना, उसी को हम एपी कहेंगे। ये एक डेफिनेशन के रूप में आप लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, द फिक्स नंबर इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस, उसी फिक्स नंबर को हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। एंड द एपी रिमेंबर दैट इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो एक एपी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकता है। आइए, अब मैंने बता दिया हर एक टर्म को आपको ऐसे नंबर दे देना है, ठीक है। आपको पावर नहीं चलानी है, ऐसे सबस्क्रिप्ट में लिखना है, ठीक है। सुपरस्क्रिप्ट में नहीं, सबस्क्रिप्ट में लिखना है, इस तरह से a2 माइनस a1 इक्वल्स टू a3 माइनस a2, ऐसे ही चलता जाएगा। इसको थ्रू आउट हम कह सकते हैं कि आगे जाके किसी और टर्म से अगर हम माइनस करते हैं, बड़ी से छोटी टर्म को माइनस करने पर डी आना चाहिए, बस ऐसे करके सिंपल आप समझ लीजिए, ठीक है। इक्वेशन से एग्जाम्पल दे रखे हैं। अब दो टर्म आप समझ लीजिए, फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो फाइनाइट वो टर्म्स होती हैं जिसमें एक लिमिटेशन में नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं, जो एक समय पर, एक स्पेसिफिक समय पर खत्म होती हैं। और इनफाइनाइट जो स्पेसिफिक समय पर खत्म नहीं होंगी, जैसे कि इसमें एग्जांपल है, नहीं इसमें एग्जांपल नहीं है। मतलब ऐसे समझ लीजिए, इनफाइनाइट में ना ऐसे डॉट 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 लगे होंगे, तो आप समझ लीजिए कि हाँ वो एक इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, लाइक इनफाइनाइट एपी है। और जो खत्म हो रहा है वो एक फाइनाइट एपी है, जिसमें डैश डैश मतलब पॉइंट पॉइंट नहीं लगे होंगे। जैसे कि मान लो मतलब फिर से एग्जांपल लेता हूँ, ये वाला 2 4 6 8 10, 1 2 3 4 5। अब ये 5 टर्म है, इसके बाद में मैंने कोई डैश, कोई पॉइंट, कुछ नहीं लगाया है, मतलब ये एक फाइनाइट है, ठीक है। यहीं अगर मैं ऐसे पॉइंट लगा दूं, इसका मतलब है कि इसके आगे भी और टर्म है, तो अब मैं इसको बोलूंगा बिल्कुल सही, इनफाइनाइट। समझ में आया? अब यहां पर जैसे देखा गया है, जैसे एक एपी है, ठीक है, और इस एपी के अंदर से हमें डी निकालना है, और ए पूछे, अगर वो ए पूछ रहा है तो ए तो भाई ये पहली वाली टर्म तो ए मानी जाएगी, ठीक है, और डी निकालना है तो ये सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, सिंपल सी बात है। जैसे -9 सेकंड टर्म है, माइनस करना है, ध्यान रखिएगा माइनस करना है, माइनस कर देंगे 7 टर्म को, 7 वाले नंबर को। सो -9 माइनस माइनस +7, प्लस माइनस माइनस हो गए, 9 में से 7 गए, बचे 2, और साइन किसका आएगा, माइनस का। तो ये निकल गया हमारा डी, डी इक्वल्स टू -2। और ए कितना होगा, ए तो जो पहली टर्म है वही होगा, मतलब -7, जो यहाँ पर आपको दिया हुआ है, ठीक है। अगर ए और डी होता है तो हम बाकी चीजें भी निकाल सकते हैं। अरे ये टी सा लग रहा है, ए। अब जैसे यहाँ पर देखिए, ये आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक एपी बना हुआ है यहाँ पे, इस तरह से फ्रैक्शन की फॉर्म में भी आ सकता है, डेसिमल में भी आ सकता है, फुल नंबर में भी आ सकता है, ठीक है, होल नंबर में। राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ डी। सिंपल, सो सिंपल। कैसे करेंगे, तो हम ए को तो पहले भाई ये बोल देंगे, ए इक्वल्स टू कितना होगा, 3/2। ये तो सिंपल सा हो गया। अब हमें डी निकालना है, तो हमारा डी जो होता है वो होता है a2 माइनस a1, ठीक। अब a2 क्या है यहाँ पर, 1/2 माइनस, और a1 क्या है, 3/2। बेस सेम है, ठीक है, कोई एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है आपको। ये हो जाएगा 1 माइनस 3/2, 3 में से 1 गया, बचे 2, माइनस के 2, काटेंगे, कितना आ गया, डी इक्वल्स टू -1। सॉरी थोड़ी जगह नहीं है करने के लिए, बड़ा समझ जाइएगा। ये आ गया, ये ए हो गया हमारा 3/2, और डी देखिए इसमें सॉल्व किया हुआ है -1, ए और डी आ गया, ठीक है। रिमेंबर दैट वी कैन फाइंड डी यूजिंग एनी 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स। कंसेक्यूटिव, कोई भी कंसेक्यूटिव टर्म से हम डी हम फाइंड कर सकते हैं, वंस वी नो दैट द नंबर ऑफ एन एपी। अगर हमें नंबर ऑफ एपी पता है तो, और वो कैसे है वो सब आपको बताऊंगा, आप चिंता मत करिए बस। पिक्चर द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ द नंबर्स ऑफ द एपी, if they form an AP, write the next 2 terms। उसके आगे की 2 टर्में लिखिए अगर वो AP फॉर्म कर रहे हैं तो। देखिए, अगर आपको जैसे एक AP बनाना भी है तो एक AP में बनाने का एक रूल होता है, ठीक है। जैसे कि A1 तो उसको तो A ही बोलेंगे, ठीक। और अगर A2 होगा तो उसको बोलेंगे A प्लस डी। डी क्या है, कॉमन डिफरेंस, अच्छे से पता है। तीसरी टर्म किसी की निकालनी है तो A प्लस 2D, मतलब आपको इस वाले नंबर से छोटा ही रखना है ये वाला नंबर, ठीक। ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है डी के साथ में, ये तो बस ऐसे ही सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। अब A4 होगा तो क्या लिखेंगे हम, A प्लस, और 4 है तो यहाँ आएगा 3, बिल्कुल सही, इस तरह से करना है। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं। तो उसने हमसे क्या पूछा है कि ये एपी हैं और इसके आगे की कुछ टर्म्स बताइए। तो चलिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, बाकी आप ट्राई करिएगा। देखिए बहुत इजी है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है इसमें, आराम से आप कर सकते हो।
पेन चेंज करते हैं, रेड ले लेते हैं। ओके, सो हमारे पास कौन कौन सी टर्म है पहले आप ये देख लीजिए। तो हमारे पास 1 2 3 4 चार टर्म हमारे पास हैं, हमें पांचवी और छठवीं बतानी है। तो पांचवी बताने के लिए तो हम लिखेंगे a5 इक्वल्स टू a प्लस और कितना 5 है ना, तो 4d। अब a हमारे पास है, a कितना है, बिल्कुल सही 4 हो गया, प्लस 4 आ ही रहा है, मल्टीप्लाई डी कैसे निकालेंगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे, 10 में से 4 गए कितने बचे 6, तो यहां लिख देंगे 6। बहुत सही, सही जा रहे हो आप, ऐसे ही करते हैं। और 6 चौक 24 प्लस 4, 24 और 4 बिल्कुल सही 28, ये आ गई हमारी a5 टर्म। ठीक है, a5 कितनी होगी 28, ये आ गई। ठीक, अब इसके आगे की अगर हम बतानी है तो इसके अंदर बस कॉमन डिफरेंस ऐड कर सकते हैं हम, तो भी निकल जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस कितना निकल रहा है हमारा, 6 निकल रहा है। तो जैसा उसने किया कि 28 के अंदर 6 और प्लस कर दिया, तो उसके आगे वाली टर्म निकल गई, कितनी निकल गई 34 निकल गई। अब इसके आगे की निकालनी है तो इसके अंदर प्लस 6 कर दो, तो वो और आगे की निकल जाएगी, कौन सी कितनी निकल जाएगी 40। एक और आगे की निकालनी है तो 46 हो गई, एक और आगे की निकालनी है तो ऐसे जोड़ते जाइए, बनते जाएंगी टर्म्स। इस तरह से एपी बनता है, मतलब उनका कॉमन डिफरेंस थ्रू आउट सेम आ रहा है। अब यहां से हमारी एक्सरसाइज शुरू हो जाती है। तो अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। आई होप आपको चैप्टर तो एक क्लियर आउट हो रहा होगा। ठीक है, इन एक्सरसाइज को हम बिल्कुल करेंगे, लेकिन उससे पहले अब मैं आपको पूरा चैप्टर एक बार में एक्सप्लेन कर देता हूं, देन हम एक्सरसाइज करते रहेंगे। ठीक है, तो आगे आ जाते हैं हम। nth टर्म ऑफ एन एपी, एक एपी की nth टर्म क्या होती है, nth टर्म मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ एक एग्जांपल दिया हुआ है और एक फॉर्मूला यहाँ पर सेट होता है। द फॉर्मूला इट्स here second term, और ये पूरा ड्रिवन हो रहा है। द फाइनल फॉर्मूला इज here, फॉर्मूला इज an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। अभी ये d क्या है ये आपको अच्छे से पता है, a क्या है ये भी आपको अच्छे से पता है। ठीक है, लेकिन n इसमें एक नया टर्म है। तो जब आपको नहीं पता हो कि कितनी नंबर ऑफ टर्म्स इसके अंदर होंगी, ये वाली कौन सी नंबर ऑफ टर्म होगी, लाइक किसी भी एपी के अंदर बहुत सारी नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं, तो आपको एक नंबर दे दिया जाए कि देखिए ये एक एपी है और ये एक नंबर है, बताइए ये नंबर इस एपी की कौन से वे स्थान पर आएगा, मतलब कौन सी भी प्लेस पर आएगा, कितने नंबर ऑफ कितनी टर्म पर आएगा, कौन सी nth टर्म इसकी होगी। तो उसको हम मानेंगे nth टर्म मान लेते हैं कि मान लो कि वो इस वाली नंबर ऑफ टर्म्स पे आएगा। जैसे कि हम 5 का टेबल लिखें, ठीक है, तो 25 किस पोजीशन पे आता है, तो आप कहेंगे सर वो 5th टर्म पे आता है, 5 5 55 होता है ना, तो सर वो एपी के हिसाब से 5th टर्म पे आता है। तो यहां पर हम बोलेंगे कि n बराबर होगा 5। ठीक, चलिए मैं आपको एक एग्जांपल्स के थ्रू समझाता हूं। अब यहां पर मैंने एक एपी ले लिया है, बेसिकली 5 का टेबल है, 5 5 1 5 5 2 10 5 2 5 3 15। ठीक है, तो इसमें अब मैं पूछूंगा अगर आपसे कि इसकी 5th टर्म बताओ, मतलब पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी और पांचवी टर्म पे कौन सा नंबर आएगा। अब आप ऐसे प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ तो चलो नंबर छोटा है तो आप प्रेडिक्ट कर लोगे कि हाँ 25 है, तो हम यहाँ साइड में लिख लेते हैं 25। अब हम एपी की हेल्प से इसका आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम क्या यूज करेंगे, फॉर्मूला। अभी जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि अननोन नंबर ऑफ टर्म्स, ऐसे मान लेते हैं ए एन बराबर होता है ए प्लस और n माइनस 1 और d। ठीक है, अब चलिए छोटी छोटी चीजें यहाँ डिटेल से लिख लेते हैं हम। a यहाँ पर क्या माना जाएगा, बिल्कुल सही 5 माना जाएगा, क्योंकि पहली टर्म को ही a माना जाता है। d किसको मान लेंगे भाई, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो, 10 में से 5 गया तो d भी हमारा 5 आया। चलिए अब रख लेते हैं। अब a n पूछा ना उसने, तो ये हो गया a n, तो मतलब यहाँ पर आएगा 5, यहाँ आएगा 5। ठीक है, n यहाँ पर मानेंगे कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, 5 नंबर ऑफ टर्म्स है, तो a n 5 हो गया। a क्या है 5 प्लस n माइनस 1 और d कितना है हमारा, वो भी 5 है। ठीक, अब सॉरी मैंने यहाँ पर 5 नहीं लिखा, तो यहाँ मैं 5 लिख लेता हूँ, क्योंकि जो n वहाँ है वो n यहाँ आएगा, तो आ जाएगा 5 माइनस 1, 5 प्लस 5 में से 1 गए 4, 4 5 जा 20, 20 और 5 25, ये निकल गई हमारे 5th टर्म ऑफ एन एपी। सिंपल सा है। तो या जैसे मैंने आपको बोला था ना कि वो 5th टर्म कौन सी आएगी, 25 आएगी, तो 25 भी आई है। तो ये अननोन टर्म निकालने के लिए होता है कि वो अननोन टर्म किस पे आएगी, क्या नंबर आएगा। अब जैसे एग्जांपल यहां पर दे रखा है, देखिए, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी इज 2 7 12 एक्सेट्रा एक्सेट्रा चलता जा रहा है। ए उसने लिख लिया 2, बिल्कुल सही है।
ए डी कैसे निकाला उसने, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके 5 आ गया, ठीक है। nth टर्म उसने 10 पूछी है ना, 10th टर्म पूछी है तो n हो गया 10। अब उसने फॉर्मूला यूज किया ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इक्वल्स टू डी, सॉरी n माइनस वन डी मल्टीप्लाई विद डी। सारी वैल्यूज रखेंगे हम, 2 ए की जगह 2 रखा, प्लस n माइनस वन तो 10 माइनस वन और इंटू 5, ओके डी हमारा 5 है तो ये हो गया। 10 में से 1 गया 9, 9 5 जा 45 और ये 2 आ गया, 45 प्लस 2 इज 47। तो यहाँ पर 10th टर्म पे जो आएगा ना, ये चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, और 10th टर्म पे जो नंबर आएगा वो आएगा 47। इस तरह से करेंगे। देखिए प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, ये बहुत हलवा चैप्टर है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। सेकंड एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आपको और अच्छे समझ में आएगा। विच टर्म ऑफ एन एपी डैश इज -181। अब इसे बोला है कि -181 इसमें से किस टर्म पर आएगा, मतलब कौन सी भी टर्म ऐसी होगी जिस जो आने पर -181 आ जाएगा। सो अब यहां पर हमें n नहीं दे रखा है, अब यहां हमें पूरा an दे रखा है, ठीक है। इसको मानेंगे हम पूरा an, क्योंकि यहां पर हमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं निकालनी है, हमें ये बताना है कि कितनी नंबर ऑफ टर्म्स पे -81 आएगा। ऑल्सो इन एनी टर्म 0 गिव रीजंस फॉर योर आंसर, ठीक है। ए लिख लेते हैं, डी लिख लेते हैं, सारी कॉमन चीजें हम लिख लेते हैं। ए एन की जगह पूरा रखेंगे। अब यहाँ पर हम ये वाला कॉलम खाली छोड़ेंगे एन वाला, क्यों? क्योंकि हमें उसको बतानी है कि भैया इतनी नंबर ऑफ टर्म्स पे ये वाला नंबर आएगा, ठीक है। सॉल्विंग होती जाएगी, तो ये आ गया हमारा एन। एन कितना निकला, यहां पर उसने बताया कि 35वीं टर्म ऐसी होगी जिसपे हमारा -81 आएगा, 35वीं टर्म। देयरफॉर द 35th टर्म ऑफ द गिवन एपी, दी हुई एपी में से एपी का 35वीं टर्म ही -81 कहलाया जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट वी वांट टू नो इफ देयर इज एनी एन ऑफ फॉर विच n इक्वल्स टू 0। क्या कोई ऐसी भी टर्म आएगी जिसमें हमारा 0 भी आए? तो अब हम क्या करेंगे कि an को अब हम 0 मान लेंगे। इफ सच एन n देयर इज अ, अगर कोई ऐसी टर्म हो जिसमें 0 आए, तो जब हमने वैल्यूज रखी, जो भी हमने नॉर्मल कैलकुलेशन करके, अब हमने यहाँ पर कुछ नहीं रखा क्योंकि हमें बताने हैं नंबर ऑफ टर्म्स। सॉल्विंग होने के बाद में ये आ गया n नंबर ऑफ टर्म इज 8। तो मतलब 8वीं टर्म पर, इस एपी में 8वीं टर्म पर 0 आने की संभावना है। संभावना क्या है, ही आएगा ही आएगा 0। ये एक एपी ऐसे चलता जा रहा है, पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, तो ऐसे करके 8वीं टर्म जब आएगी 0 आएगा, 35वीं टर्म जो आएगी जब -81 आएगा, ठीक है। सिंपल सा है। Determined whose third term is 5 and 7th term is 9। अब जैसे कि आपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो हमने पढ़ा था, उसमें आपने 2 इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा था, राइट। एक तो एलिमिनेशन मेथड से और एक सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो वो यहां पर यूज किया जाएगा, ठीक है। अगर आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए एपी हुज थर्ड टर्म इज 5, कि तीसरी टर्म आपको 5 दे दी जाए और 7th टर्म आपको 9 दे दी जाए, तो यहां पर तीसरी टर्म आपको 5 दी गई है, दैट मीन्स ऐसे लिखेंगे A3 इक्वल्स टू A प्लस 2D, क्योंकि भाई 3 है तो ये लगा। अब A3 मतलब पूरी टर्म ही 5 दे रखी है, तो A3 की जगह 5 लिखा जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, n में मत जोड़ देना इसको, n नहीं है ये उसने थर्ड टर्म ही बोली हुई है। तो 5 A यहां पर कुछ गिवन है? नहीं, कुछ नहीं गिवन है। A सॉरी इक्वल नहीं लगाया मैंने, A इक्वल्स टू ये हो गया 2D, इसको मान लेंगे हम फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट उसने बोला है 7th टर्म इज 9, तो मतलब 9 इक्वल्स टू A प्लस, अब उसने 7th बोला है ना, तो यहां मैं लिखूंगा 6। ये हो गई मेरी सेकंड इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को मैं कैंसिल आउट करूंगा, इसको सॉल्व करूंगा मतलब, तो यहां पर ये आ गया। अब इसको सेम कर लेते हैं, जैसे A तो सेम है, तो यहाँ माइनस करा, यहाँ माइनस करा, यहाँ माइनस करा, इससे ये पूरा कट गया। एलिमिनेशन मेथड यूज करो, ध्यान रखना, ठीक है। प्लस माइनस माइनस हो गए, 6 में से 2 गए, बचे कितने? 4। साइन माइनस का आया और डी भी आया, इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, 9 में से 5 गए, बचे 4, साइन माइनस का आया, माइनस से माइनस कट गया, डी अकेला किया, 4/4, ये सॉरी माइनस नहीं आएगा, और 4 से 4 कट गया, इट्स 1। सो डी हमारा कितना निकला? 1 निकला। अच्छा, अब डी हमारा अगर 1 निकला है तो अब हम टर्म्स निकाल सकते हैं। सॉल्विंग द पेयर डैश डैश, हैंस द रिक्वायर्ड इज 3 4 5 6 7, यही हमारा एपी कहलाया जाएगा। अब ये जैसे डी 1 निकल गया ना, तो आप इस डी को मतलब इसमें रख के आप कोई सी भी टर्म बना सकते हो और अपनी ए भी निकाल सकते हो, ए की वैल्यू भी निकाल सकते हो। भाई इसमें सिंपल सा डी की जगह 1 रख देंगे, 2 1 2 वहां जाएगा, 5 में से माइनस होगा, तो ए की वैल्यू आ जाएगी जो कि 3 आई है। और इसी तरह फिर उसमें डी जोड़ते जाइए और आपका एपी तैयार हो जाएगा। जैसे 3 में 1 जोड़ा तो 5,
सॉरी 3 में एक जोड़ा तो 4, 4 में एक जोड़ा 5, 5 में एक जोड़ा 6, 6 में एक जोड़ा 7, क्योंकि डी हमारा 1 है। इस तरह से सॉल्विंग बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप देखते रहिएगा और इनको सॉल्व करते रहिएगा। बाकी एक्सरसाइज तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा आप लोगों को। एक ही एक्सरसाइज आ जाती है 5.2 जो हम सॉल्व करेंगे आगे। इसके बाद लास्ट टॉपिक जो इसमें आता है वो आता है सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी, कि जो जितनी भी एपी बनती हैं फाइनाइट बने, वैसे फाइनाइटों का सम तो नहीं निकलेगा, वह इनफाइनाइट, जैसे इनफाइनाइट का सम नहीं निकलेगा, नहीं फाइनाइट जो होती है ना उनका सम निकलेगा। इनफाइनाइट में हो सकता है आपको कुछ नंबर ऑफ टर्म्स वो दे दे कि अब सिर्फ इन्हीं का सम बताइए आप, ठीक है। और जो फाइनाइट होती है उनका तो निकल ही जाएगा क्योंकि वो काउंटेबल होती हैं, ठीक है। अच्छा, तो सिंपल सा रखिए, देखिए आप ज्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशन मैं चाहता नहीं हूं आप लोगों को ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो, तो सिंपल फॉर्मूला हम ये रखेंगे। ये सिंपल फॉर्मूला है कि s इक्वल्स टू s मीन सम, s इक्वल्स टू n अपॉन 2, अब n से हम फेमिलियर है, सो ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इक्वल्स टू d। इस तरह से ये फॉर्मूला आप रखेंगे, ठीक है। एक फॉर्मूला ये भी होता है, जैसे अलग अलग कंडीशन आने पर आप अलग अलग फॉर्मूला यूज कर सकते हो, जैसे s इक्वल्स टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में a प्लस l। अब ये l है, l मीन्स लास्ट टर्म, अगर किसी एपी की लास्ट टर्म आपको गिवन है तो वो रख के भी आप सम निकाल सकते हो। जैसे यहां देखो है, इफ देयर इज ओनली n टर्म्स, अगर उसमें n टर्म्स हैं इन एपी के अंदर, देन an इक्वल्स टू l हो जाता है। तो उसमें जो भी लास्ट टर्म होती है वो an के बराबर मानी जाती है। एंड द लास्ट टर्म फ्रॉम डैश वी सी दैट, तो हमें ये देखने को मिलता है ये वाला फॉर्मूला। इन फॉर्मूलों को आप लिख लिख के एक बार लर्न कर लीजिएगा, इजी रहेगा आप लोगों के लिए। अब यहां पर जैसे देखिए, this is an AP, we have to find the total money collected in her 21st birthday. Example, the sum of the first 21 terms of this AP. तो कोई है जिसको हर बर्थडे पे उसके कुछ गिफ्ट या पैसे वगैरह मिलते हैं, तो उसके पहले 21वें बर्थडे तक उसके पास कितने पैसे हुए होंगे, बस ये इसका सम बताना है हमको। तो नाउ वी रिटर्न द क्वेश्चंस, डैश 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 डैश, ये हाँ ठीक है। तो 100 के बाद 150, 150 के बाद 200, 250, ऐसे 50 रुपए बढ़ते चले जा रहे हैं। सॉल्व करते हैं, ए हमारा 100 हो गया, डी हमारा 50 हो गया, 150 में से 100 जाएंगे 50 बचेंगे। एन 21वां बर्थडे है उसका, तो एन जो एन नंबर ऑफ टर्म्स हो गई होंगी हमारी वो 21 हो गई होंगी। फॉर्मूले में पुट कर देंगे, एन 21/2 मल्टीप्लाई विद ए हमारा क्या है 10 हो गया, ठीक है। एन माइनस 1 ये हो गया, डी 50 रख दिया, सॉल्विंग कर लेंगे, 100 का 2 में करेंगे 200 हो गया, प्लस 21 में से एक गया बचा 20, अब 20 का 50 से मल्टीप्लाई करेंगे 1000 हो गया, और ये यहीं आ गया। इसके बाद जोड़ लेते हैं 1000 और 200, 1200, 2 से ये चला गया 6 बार, आगे लग गई 2 0, 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो हो जाएगा 12 6, और आगे लग गई 2 0, मतलब उसके पास 12,600 रुपए हो जाएंगे। So the amount of the money collected on her 21st birthday is 12,600 rupees. That's how you can solve these kind of questions. बहुत सारे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप आराम से करिएगा। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ इन डैश एपी मस्ट बी टेकिंग सो दैट द सम इज, अब यहाँ पर हमें सम पहले से ही दे रखा है कि भैया सम अगर 78 है, तो बताइए कितनी नंबर ऑफ टर्म हम यहाँ पर लें कि सम 78 आ जाए, मतलब 78 आ जाए। मतलब अब हमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता, लेकिन हमें क्या पता है, सम पता है। सम हमें कितना दे रखा है 78, ठीक है। तो एस एन की जगह रखेंगे हम, ये बिल्कुल सही 78 रखा, n/2, n की जगह पर कुछ नहीं आएगा क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स हमें नहीं पता। 2 इंटू ए यहाँ पर क्या माना जाएगा, पहली टर्म है 24, 24 दूनी 48 प्लस n-1, डी हमारा कितना निकला है 21 में से 24 गए -3, तो -3 रख दिया, मल्टीप्लाई बेसिक कैलकुलेशन करेंगे। बेसिक कैलकुलेशन के बाद में ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम मिडिल टर्म स्प्लिट से सॉल्व कर लेंगे, सभी को आता होगा। ये करने के बाद में हमारे n की वैल्यू जो है वो 2 निकली है, एक तो निकली है 4 और एक निकली है 13। सो बोथ वैल्यूज ऑफ n टर्म्स आर एडमिसेबल, दोनों को हम एडमिट कर सकते हैं, दोनों को मान सकते हैं। सो द नंबर ऑफ टर्म्स इज ईदर 4, या तो 4 होगी या फिर वो 13 होगी। देखिए अगर इनमें से कोई नेगेटिव होता तो उसको हटा देते और पॉजिटिव वाली ले लेते। चूंकि यहाँ पर दोनों ही पॉजिटिव हैं, इसलिए हम दोनों को कंसिडर कर सकते हैं कि या तो नंबर ऑफ टर्म्स 4 होंगी या नंबर ऑफ टर्म्स 13 होंगी, जिन पे सम 78 आ सकता है। The sum of the dash dash dash, there are lots of questions and examples you have in your NCERT books, but just it depends on that how you are preparing और आप कैसे मेहनत कर रहे हो, उस पे आता है।
सो दैट्स इट। आपका इस चैप्टर में जो एपी जो चैप्टर है आपका इतना ही था, और इसके अंदर और कुछ भी नहीं था। बस आपको बेसिक चीजें हैं वो ध्यान रखनी है, फॉर्मूलेज आपको ध्यान रखने हैं। जितने भी इसके एग्जांपल्स आपको दिए हुए हैं बुक के अंदर, एनसीईआरटी बुक के अंदर, वो सारे के सारे सॉल्व करने हैं, तभी बात बनेगी, तभी बात बनेगी। अगर आप बीच में छोड़ देते हैं तो वो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो मैं कहूंगा आप सारी चीजें सॉल्व करिएगा। अब नेक्स्ट हम मिलते हैं इसकी एक्सरसाइज के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, सी यू ऑन एक्सरसाइज।